दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम इस क्लास के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली आयोनिक अप्रोच ऑफ कॉम्प्लेक्स है। इसमें सेंट्रल मेटल कैटायन और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड है, और साथ में जो लिगेंड है और सेंट्रल मेटल कैटायन के जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स है, इसके बीच में इंटरेक्शन से जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल कैटायन के, उनकी डीजनरेसी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी लिगेंड के इफेक्ट में, लिगेंड की प्रेजेंस में जो सेंट्रल मेटल कैटायन के डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन डीजनरेट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट यही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पहले लिख दिया ताकि टाइम सेव हो जाए। जैसे अभी हम आयरन का, क्योंकि जो मैंने अभी एक्सप्लेन, जो अभी मैंने स्टेटमेंट दिया है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्प्लिटिंग क्या होती है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये एक बात क्लियर कर दूं कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको थोड़ा सा 11 का ये कॉन्सेप्ट रिपीट करा दूं मैं, कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स 5 तरह के होते हैं। इन सब की एनर्जी इक्वल होती है। तो सबसे पहले डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी। जैसे p सब ऑर्बिट में px, py, pz है, तो तीनों की एनर्जी इक्वल है। तो px, py, pz 3 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स है। तो p सब ऑर्बिट हैविंग 3 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। इसी तरह से d सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? dxy, dxz, dz2, dyz, dx2y2। तो ये इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है, तो हम क्या बोलते हैं? डी सब ऑर्बिट में 5 डी जनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। सिमिलरली एफ सब ऑर्बिट में 7 डी जनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। अब यहां पर ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनको वापस हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, dxy, dxz, dyz, जो बिटवीन द एक्सिस है, और dz2 और dx2 जो ऑन द एक्सिस है। ये मैं अभी वापस थोड़ी देर में वापस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये इनके ओरिएंटेशन है। तो ये पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा लिगेंड और सेंट्रल मेटल कैटायन को इंटरेक्शन को डिस्कस करके फिर वापस मैं इनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है आयरन 26। तो ये यहां तक हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तो आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये 3d6 4s2। अब आयरन का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बना हुआ है, तो अगर मैं आयरन को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करूंगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हट गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटते ही इसका मतलब क्या हो गया? अब हो गया 3d0, और ये वैलेंसी, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये वैलेंसी शेल। अब इस वैलेंसी शेल का मतलब ही नहीं है। अब यहां पर ये 3d बिल्कुल सामने आ गया, यानी अब आउटर मोस्ट 3d ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। अब जब लिगेंड इनफाइनाइट पर है, लिगेंड जब इनफाइनाइट पर है, ध्यान देना, लिगेंड इनफाइनाइट पर है। लिगेंड का इनफाइनाइट पे होना, लिगेंड का इनफाइनाइट पे होना मतलब क्या हुआ? बहुत दूर नहीं, यानी लिगेंड और मैं ये बोल रहा हूं कि ये सेंट्रल मेटल कैटायन है और ये लिगेंड इनफाइनाइट पर है। तो लिगेंड इनफाइनाइट पर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो Fe+2 है, जो हमारा सेंट्रल मेटल कैटायन है, और लिगेंड के बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं है, ना अट्रैक्शन है, ना रिपल्शन है, ठीक है। तो कोई चीज एक दूसरे से आउट ऑफ इफेक्ट होती है तो हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट पर है। जैसे मेरे पास एक मैग्नेट है, एक निडल है, ठीक है, और तो मैग्नेट और निडल एक दूसरे से दूर दूर पड़े हुए हैं, यानी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी बाहर अगर कोई निडल है, तो मैं क्या बोलूंगा? वो निडल और मैग्नेट एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। लेकिन उस निडल को जब मैं पास में लेके आऊं और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी, उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी, तो मैं बोलूंगा अब फाइनाइट पे आ गया। इनफाइनाइट का मतलब होता है आउट ऑफ इफेक्ट, ठीक है, और फाइनाइट का मतलब होता है उसके इफेक्ट में आ जाना। जैसे अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से फाइनाइट डिस्टेंस पर है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल गया तो हम बोलेंगे वो इनफाइनाइट पे चला गया। तो हम क्या बोलते हैं कि जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी
का स्टेटमेंट क्या है कि जब लिगेंड इनफाइनाइट पर है, ठीक है, तो उस समय तो इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है, पांचों डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स है। तो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स कब है? ये डीजेनरेट एनर्जी लेवल तब है व्हेन लिगेंड एट इनफाइनाइट। अब जब लिगेंड इनफाइनाइट पर है, जब लिगेंड बेटा इनफाइनाइट पर है तो इसको कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। अब लिगेंड जनरली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो वो भी पोलर तो होता है, जैसे H2O है तो H2O में H2O में ऑक्सीजन का नेगेटिव पोल है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो H2O में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं। NH3 में नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, क्योंकि NH3 के नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो बॉन्ड पेयर्स को NH3 के NH बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो कुल मिला के ये है कि ये लिगेंड जब इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस पर आया, जब वो फाइनाइट डिस्टेंस पे आया, तो फाइनाइट डिस्टेंस पर आने का मतलब ये हुआ, फाइनाइट डिस्टेंस पर आने का मतलब ये हुआ कि इधर मूव करके आया। फाइनाइट डिस्टेंस पर आने का मतलब ये हुआ कि अब लिगेंड और सेंट्रल मेटल केटायन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। जब मैं इंटरेक्शन वर्ड यूज करूं तो इंटरेक्शन में दोनों फोर्स आ जाते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ, ठीक है। मैं बोलूं इस पे अट्रैक्शन लग रहा है तो खाली अट्रैक्शन है, मैं बोलूं खाली रिपल्शन है तो खाली रिपल्शन है, लेकिन इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं फोर्स वाइज, तो उसमें रिपल्शन भी है और अट्रैक्शन भी है। कोई भी क्रिस्टल हो, जैसे NaCl का क्रिस्टल भी है तो Na+ और Cl- में इंटरेक्शन है, यानी Na+ उस NaCl के क्रिस्टल के अंदर Na+ Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स भी होते हैं, वो रिपेल करते हैं, और जो उनके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई भी चीज स्टेबल तब होती है जब अट्रैक्शन ज्यादा हो, रिपल्शन कम हो। जैसे NaCl के क्रिस्टल में कोई भी क्रिस्टल हो, NaCl नहीं, कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी आयनिक क्रिस्टल हो, तो उनमें इंटरेक्शन होते हैं आयंस के बीच में, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली पैरेलल वर्क करते हैं। पर वो क्रिस्टल स्टेबल इसीलिए हैं क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेट करता है, किससे? रिपल्शन से, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि जैसे ही लिगेंड फाइनाइट पर आया, इस सेंट्रल मेटल केटायन Fe+2 के नियरेस्ट आया, तो यह इंटरेक्शन हुआ। अब उस इंटरेक्शन में हम यहाँ जो CFT का जो इंटरेक्शन है वो ये वाला इंटरेक्शन है, ये और ये। अब इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स आ जाता है, यानी जो, क्योंकि लिगेंड डायरेक्ट किसको फेस कर रहा है, लिगेंड डायरेक्ट किसको फेस कर रहा है, 3D ऑर्बिटल्स को। लिगेंड सीधा किसको फेस कर रहा है, 3D ऑर्बिटल्स को, और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इधर से लिगेंड पर भी क्या है, इधर से लिगेंड पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम 11th क्लास से ही लगातार हम ये कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन फोर्स, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन फोर्स। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतनी कम होगी। इसलिए न्यूक्लियस के नियर जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होने की वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएं तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और कहीं अगर रिपल्शन है तो एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन लेस एनर्जी मोर स्टेबल। अगर कोई चीज लेस एनर्जेटिकल है, लेस एनर्जी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोर स्टेबल, ठीक है। खैर, अब यहां पर क्या हुआ, मैंने क्या कहा, जैसे ही लिगेंड इस सेंट्रल मेटल केटायन Fe+2 के पास में आ जाता है, तो Fe+2 का 3D ऑर्बिटल्स जो डीजेनरेट है, जब लिगेंड इनफाइनाइट पर है तब तो ये डीजेनरेट है, मैंने ये कहा। अब ये लिगेंड इनफाइनाइट से फाइनाइट पर आया, जैसे ही फाइनाइट पर आया तो लिगेंड का सीधा सामना किससे हो रहा है, 3D ऑर्बिटल से। लिगेंड का सीधा सामना किससे हो रहा है, किसको फेस कर रहा है, लिगेंड सीधा 3D ऑर्बिटल को फेस कर रहा है। अब ये 3D ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स आना स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स आना स्टार्ट हो जाता है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर रिपल्शन आ जाता है,
और इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इस रिपल्शन फोर्स की वजह से एनर्जी ऑफ डी सब ऑर्बिट या डी ऑर्बिटल, देखो डी सब ऑर्बिट बोल दिया तो पूरा का पूरा आ गया। डी सब ऑर्बिट का मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा। डी ऑर्बिटल तो ये रहा 1 2 3 4 5, डी सब ऑर्बिट ये रहा डी सब ऑर्बिट, ये पूरा डी सब ऑर्बिट है। अब इसमें 5 डी ऑर्बिटल्स हैं जिनको डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे लिगेंड फाइनाइट पर आया तो लिगेंड ने सीधा किसको फेस किया, 3D ऑर्बिटल्स को, उसमें इलेक्ट्रॉन से और रिपल्शन आया। इस रिपल्शन की वजह से इस पूरे डी सब ऑर्बिट की एनर्जी ऑफ डी सब ऑर्बिट विल इंक्रीज। क्या होने लग जाएगी, एनर्जी ऑफ डी सब ऑर्बिट। तो जो डी सब ऑर्बिट की एनर्जी पहले कम थी, ध्यान दो इधर, पहले कम थी, अब वो बढ़ गई, एक डेफिनेट डिस्टेंस पर आगे आया जब वो, यानी उसको हम फाइनाइट डिस्टेंस कह रहे हैं। अब अगर लेकिन देखो सेंटर मेटल केटाइन के अराउंड एक लिगेंड तो आएगा ही नहीं। आपने अपने पूरा अभी इतना सारा चैप्टर पढ़ लिया, जनरली 4 और 6 लिगेंड आते हैं। टेट्राहेड्रल मैनर में भी आ सकते हैं वो लिगेंड, स्क्वायर प्लेनर मैनर में भी वो लिगेंड सेंटर मेटल केटाइन के पास में आ सकते हैं, या ऑक्टाहेड्रल ही आ सकते हैं, ठीक है। और भी कोई शेप हो सकता है, पर जनरली हमने ये 3 शेप तो देखे ही हैं। तो अब लिगेंड जैसे इनफाइनाइट से फाइनाइट पर आया तो 3D ऑर्बिटल्स और इसके बीच में रिपल्शन हुआ। और ये बात अलग है कि Fe पर जो +2 चार्ज है, उस +2 चार्ज और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन है, तभी वो यहां एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी है, ठीक है। दो लोगों के बीच में कितनी भी अच्छी दोस्ती है, ये अट्रैक्शन है, लेकिन उनके बीच में फिर भी मतभेद रहेंगे, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, ये रिपल्शन है, ठीक है। तो अगर उनके बीच में डिफरेंसेस कम है और सिमिलरिटीज ज्यादा है, तो वो उनकी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनी हुई रहेगी। तो वही वाली बात है कि कहीं पर भी कोई भी अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें इंटरेक्शन है, यानी दोनों तरह के फोर्स है, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेट करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस लिगेंड और इस 3D ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन को के रिपल्शन फोर्स को डिस्कस करके इसके नए कंसेप्ट इसमें बनाए, जिससे हम बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टी है, जो वर्नर थ्योरी ने और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। जैसे कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, लेटिस एनर्जीज, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो देखो अब क्या हुआ, अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लिगेंड इनफाइनाइट से फाइनाइट पर आया, फाइनाइट पर आते ही इसने Fe+2 के 3D सब ऑर्बिट को फेस किया, या 3D इन ऑर्बिटल्स को फेस किया जो डीजेनरेट थे। अब जैसे ही इसके पास में आया तो इसके बीच लिगेंड और इस 3D ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन आया। इस रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, रिपल्शन की वजह से एनर्जी 3D की बढ़ गई, एनर्जी डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स की बढ़ गई। अब बढ़ तो गई, जैसे ये पांचों फिंगर्स हैं, तो इन पांचों फिंगर्स को आप डी ऑर्बिटल मान लो। डी ऑर्बिटल ये 1 2 3 4 5, तो ये पांचों की एनर्जी पहले कम थी। अब क्या हुआ, अब जैसे ही लिगेंड इनके पास में आया तो इनकी एनर्जी कुछ बढ़ गई रिपल्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। ये मार्कर लिगेंड है, तो ये मेरे पांचों फिंगर्स डी ऑर्बिटल्स है। एक समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, तो ये पांचों फिंगर्स मेरे डी ऑर्बिटल्स हैं, जिन पांचों फिंगर्स की एनर्जी इक्वल है, न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है, लिगेंड इनफाइनाइट पर है। लिगेंड जैसे फाइनाइट पर आया, यानी इनके बीच में रिपल्शन फोर्स आया, तो इस रिपल्शन फोर्स की वजह से पहले थोड़ी एनर्जी बढ़ गई। अब क्या हुआ, अब ये एक लिगेंड तो है नहीं, 4 या 6 लिगेंड होंगे, तो अलग अलग डायरेक्शन से ये लिगेंड आ रहे हैं। कोई यहां से आ रहा है, अगर ऑक्टाहेड्रल शेप है तो एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो अब क्या होता है, अलग अलग ओरिएंटेशन से लिगेंड आ रहे हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से जब लिगेंड आ रहे हैं, अब वो ऑक्टाहेड्रल मैनर में भी आ सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर मैनर में भी आ सकते हैं, टेट्राहेड्रल भी आ सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है,
ये सारे लिगेंड के, इन सारे लिगेंड का जो इसके साथ इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन की वजह से ये डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिस्टर्ब होने लग जाती है। अलग अलग रिपल्शन फोर्स होने की वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में खिसकने लग जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। अब वापस समझना और फिर सुनना एक पॉइंट और। जो लिगेंड है, लिगेंड जो इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, हम इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ऑफ लिगेंड। क्या बोलते हैं? फील्ड, यानी इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन चालू हुआ, लिगेंड और 3d ऑर्बिटल्स के बीच में जो इंटरेक्शन चालू हुआ, इट इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट ऑफ लिगेंड। अब समझना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत सिंपल थ्योरी है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, अगले 10 मिनट में बिल्कुल कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, ये पांचों फिंगर मेरे डी ऑर्बिटल्स हैं, पांचों ऑर्बिटल, इन पांचों की एनर्जी इक्वल है, डी जनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। लिगेंड जैसे ही इनफाइनाइट से लिगेंड फाइनाइट पर आए, रिपल्शन लगा, तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कुछ बढ़ गई। अब लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से लिगेंड और पास आते ही जा रहे हैं, तो वो ज्यादा पास आ जाएंगे, तो इनकी इन जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स थे, इनकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो गई। अब पांचों और डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होगी, डिफरेंट हो गई, क्योंकि पांचों डी ऑर्बिटल्स पर जो ऑपरेट होने वाला रिपल्शन फोर्स है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से लिगेंड आ रहे हैं। वो कैसे, मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के फील्ड इफेक्ट की वजह से नॉन डीजनरेट हुए, लिगेंड, ये जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं जो लिगेंड इनफाइनाइट पर हैं, तो लिगेंड्स का जो ये फील्ड इफेक्ट है, लिगेंड्स का जो कौन सा इफेक्ट है, लिगेंड्स का जो फील्ड इफेक्ट है, इस फील्ड इफेक्ट की वजह से, यानी फील्ड इफेक्ट ये वाला, ठीक है, ये वाला फील्ड इफेक्ट, इस इंटरेक्शन को, इस रिपल्शन को, इस फील्ड इफेक्ट की वजह से डी ऑर्बिटल जब नॉन डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। ठीक है, तो नॉन डीजनरेट, तो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के फील्ड इफेक्ट में नॉन डीजनरेट हो जाते हैं, तो हम इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। तो नॉन डीजनरेसी आना या स्प्लिटिंग आना बात एक ही है। परेशान मत दो, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, पर थोड़ा सा सुन लो पहले। आई थिंक आपको पहली बात ये क्लियर हो गई, इनफाइनाइट से लिगेंड फाइनाइट पर आया, फाइनाइट पर आते ही लिगेंड और सेंटर मेटल केटाइन Fe+2 के डी ऑर्बिटल्स एक दूसरे को क्या करने लग गए? डी ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपेल करने लग गए, ये दोनों में रिपल्शन हुआ। इस रिपल्शन को हम फील्ड इफेक्ट ऑफ लिगेंड बोलेंगे। इस फील्ड इफेक्ट ऑफ लिगेंड की वजह से जो ये पांचों सेम एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स से डीजनरेट थे, इनकी एनर्जी पहले तो थोड़ी बड़ी रिपल्शन की वजह से, और बाद में जब ये लिगेंड और पास में आ गए, तो इन लिगेंड्स के फील्ड इफेक्ट की वजह से, रिपल्शन की वजह से इनकी ये डिस्टर्ब हो गए, इनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गए। तो इनकी जब एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, तो हमने क्या कहा? ये नॉन डीजनरेट हो गए या स्प्लिट हो गए। ठीक है, तो ये देखो, पहले जो मैंने कहा है खाली माइंड में रखो। आप ये मत सोचो कि सर क्या बोल रहे हैं, ये तो अभी तक समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, खाली ये माइंड में सेट रखो। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, ठीक है, which consider the metal ligand bond to be ionic, which arise purely from the electrostatic interaction between the metal ion and the ligand। ये देखो, मेटल आयन, ये मेटल आयन और ये लिगेंड, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं? आयंस के बीच में जो फोर्स लगते हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं अपन। अब यहां पर देखो, अब ये बोल रहा है कि है ना, हमने जो ग्रुपिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल्स इनटू T2g और Eg सेट, तो T2g और Eg सेट क्या है? ये देखो, पहले ये देख लो, फिर पिछला वो जो थ्योरी लिखा हुआ उसको रीड नहीं कर रहा हूं। अब ये देखो, अब जो डी ऑर्बिटल्स है वो हमारे 5 तरह के हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? 5 तरह के डी ऑर्बिटल है, dxy, dxz, dyz। तो ये रहा dxy, dxz और dyz, और दूसरा है dz² और dx²y²। तो हमारे पास दो जो ये डी ऑर्बिटल्स हैं वो डबल डंबेल होते हैं, इस तरह से। ये देखो, डबल डंबेल, यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, डबल डंबेल। तो ये तो हो गया एक डंबेल, ये हो गया 2 डंबेल। ठीक है, या 4 लोब्स होते हैं, ये देखो, इसको लोब बोलते हैं, 1 2 3 4 लोब है।
इसमें भी देखो 4 लोब है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 लोब है, 1 2 3 4, या फिर हम डबल डंबल बोलते हैं। तो देखो ये एक डंबल ये हो गया, ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये जाके दिस इज ये एक डंबल और ये दूसरा डंबल। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो डंबल्स हैं, तो ये डबल डंबल, ये डबल डंबल, ये डबल डंबल, ये डबल डंबल, और डी ऑर्बिटल्स कुल मिलाकर 5 है, 1 2 3 4 5, पांचों की सेम एनर्जी है, तो ये डी जनरेट है। ठीक है, जब लिगेंड इनफाइनाइट पर है, ध्यान रखना है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर ये नॉन डी जनरेट हो जाते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, ये पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं। अब इनमें से 1 2 3 4 ये चारों तो डबल डंबल होते हैं, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर होता है वो डबल डंबल नहीं होता है, उसमें एक डंबल होता है और दूसरा जेड एक्सिस पर तो एक डंबल है, ये तो जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पर तो एक डंबल है, और एक्स वाई प्लेन पर रिंग की तरह एक्स वाई प्लेन पर रिंग होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। ठीक है, तो आपको ये याद ही रखना है कि 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 में से 4 डबल डंबल है और एक डबल डंबल ली है जो डी जेड स्क्वायर है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब ये फैक्ट भी है, याद भी करना पड़ेगा आपको इसको, भाई डी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, ये 11th क्लास में था, आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो वैसे डिटेल में। अब इसमें इन डी ऑर्बिटल्स को, ये बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स है, ये जो डी ऑर्बिटल्स है वो बेटा बिटवीन द एक्सिस है और ये ऑन द एक्सिस है। तो जो बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स है, जो बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, हम इनको T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T2G। और इन ऑर्बिटल्स को हम EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। हम इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? EG। मैं क्लियर कर रहा हूं, ये देखो मैं यहां क्लियर कर रहा हूं। तो देखो अब हमारे पास ये डी ऑर्बिटल्स जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं एक बार लिख के। तो यहां पर हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए? ये रहा डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, डी वाई जेड। लिखने का सीक्वेंस यही होता है बेटा। अब कुछ स्टूडेंट के क्या 11 के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है, बाकी सब 11 में था। अब यहां पर इनको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है बिटवीन द डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। इन डी ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल। बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स, यानी ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके जो लोब्स हैं, वो 2 एक्सिस के बीच में होते हैं। और डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको हम बोलते हैं ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स। और बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं T2G। इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं? यानी इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? इन तीनों को कलेक्टिवली T2G कहेंगे। बता रहा हूं T2G। और इन तीनों को कलेक्टिवली मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, खाली एक बार देखते जाओ। ये इसको क्या बोलते हैं? EG ऑर्बिटल्स। तो T2G बोलूं तो DXY, DXZ, DYZ। और अगर मैं EG ऑर्बिटल्स बोलूं तो DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप देखो, अगर मैं इनमें से एक ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये सपोज करो मैंने ये अज्यूम किया कि मेरा ये जेड एक्सिस है ये, ठीक, और ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस ये रहा, जो ये ब्लू मार्कर है, ये वाई एक्सिस है। 3D हो गया। अब इसमें अगर कोई डबल डंबल डी ऑर्बिटल का, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये मिलके एक डंबल हो गया। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये डबल डंबल हो गया। तो एक डंबल ये, दूसरा डंबल ये। अब ये जो हम चारों लोब देख रहे हो आप, वो किसके बीच में है? या दोनों ही डंबल किसके बीच में है? एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड। तो ये बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल हो गया। हम इसको बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके जो लॉब्स हैं, या यूं बोलो इसके जो डंबल हैं, दोनों डंबल
या चारों लोब, दोनों बात एक ही, दोनों डंबेल, यानी एक डंबेल ये रहा, दूसरा डंबेल ये रहा, दोनों डंबेल या यूं बोलो चारों लोब, 1 2 3 4 एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, दो एक्सिस के बीच में है, तो इस ऑर्बिटल को हम बोलेंगे बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल, इसको हम बोलेंगे बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल। और इसी तरह से इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया डी एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, दोनों डंबेल या चारों लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। डी एक्स जेड का मतलब क्या हुआ, दोनों डंबेल या चारों लोब एक्स और जेड के बीच में, जो यहां बना हुआ भी। और डी वाई जेड का मतलब दोनों डंबेल या चारों लोब वाई और जेड के बीच में। ये है ऑन द एक्सिस में, जिसमें डी जेड स्क्वायर का तो एक डी जेड स्क्वायर का थोड़ा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी है ना, आपने देखा था वो डंबेल एक्स पर था और यहाँ डी एक्स स्क्वायर। और अगर मैं ये अजम्पशन ले लूं, अच्छा इसी तरह से अगर मैं, आप समझ गए ना, हम ये जैसे मैंने यहाँ वाई ले लिया सपोज कर, ठीक है, तो ये वाई हो गया। तो अब इस केस में अगर आपको आ जाए कि डी एक्स वाई बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, बनाना ऐसा ही है, खाली यहाँ वाई लिख देना। अगर आ जाए डी एक्स जेड बनाओ तो यहाँ जेड लिख देना, और डी वाई जेड बनाना है तो यहाँ जेड लिख दो, क्योंकि ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब इसी तरह से अगर मैं ये बनाता हूं, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैंने इसको एक्स अज्यूम कर लिया और इस डायमेंशन को वाई, यानी इसको तो वाई अज्यूम कर लिया एक्सिस और इसको एक्स कर लिया। ये हमारे हाथ में है कि हम जो अजम्पशन लेंगे वही सही है जो हम लेंगे, तो हमने वो मेंशन भी कर दिया। अब यहां पर ये देखो, ये तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखो दोनों पास पास में हैं तो कंपैरिजन हो जाएगा। अब इस ऑर्बिटल को, इसको तो मैं बोलूंगा डी एक्स वाई और इसको बोलूंगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो गया ऑन द एक्सिस और हम ये भी ऑन द एक्सिस है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, तो इसके 5 ओरिएंटेशन होते हैं, 3 ओरिएंटेशन बिटवीन द एक्सिस होते हैं जिनको हम ये बोल रहे हैं, जिनको हम T2G सेट के अंदर रख रहे हैं, और 2 ओरिएंटेशन एक्सिस के ऊपर होते हैं जिनको हम EG सेट बोल रहे हैं। T2G और EG इनके एब्रिविएशंस हैं। अब ध्यान दो आप, यही चीज मैंने अभी आपको 3D स्ट्रक्चर भी बना, 3D में भी आपको डिस्कस किया था, ये वाला देख लो। तो ये देख लो, ये सब एक्सिस के बीच में है, तो ये ऊपर वाले ये तीनों T2G सेट हो गए, ये T2G हो गए, DXY, DXZ, DYZ, और ये एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। जैसे यहाँ जेड एक्सिस हमने ये ले लिया, जेड एक्सिस ये ले लिया, तो प्लेन पर क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ यू लिया था और अब मैं अगर यू पलट दूं तो ये बन जाएगा, एक ही बात है बेटा, ठीक है। अभी मैंने जो लिया था वो इसको मैंने इस तरह से लिया था, ठीक है, इस तरह से लिया था या इस तरह से लिया था, अब इसको यूं कर दिया तो ये बन गया, तो बात एक ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो जेड एक्सिस पर हो गया ये। तो इस तरह से हम डी ऑर्बिटल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब यहां पर ये हो गया, तो ये आ गया, तो यहां पर ये आ गया ग्रुपिंग ऑफ 5D ऑर्बिटल इनटू T2G एंड EG सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, जो अभी क्लियर कर दिया। ये रहा T2G और ये रहा। द D ऑर्बिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस। नेचर ऑफ ओरिएंटेशन इन स्पेस यानी बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस। तो अब ये बोल रहा है DXY, DXZ, DYZ, ठीक है, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, T2G। और इसी तरह से ये जो 2 orbitals dz square and dx square y square is also called EG orbital oriented along the axis or on the axis, ठीक है। और ये वाले between the axis हो गए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि when a complex is formed, the ligand destroy the degeneracy of d orbital. That is, orbitals now have different energies, that is non-degenerate. It is called crystal field splitting.
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ये वाला जो है ये हो गया। तो जब लिगेंड का फील्ड इफेक्ट होता है तो जो डीजनरेट लिगेंड के इस फील्ड इफेक्ट की वजह से, लिगेंड के इस फील्ड इफेक्ट की वजह से, लिगेंड और इसके बीच में जो रिपल्शन फोर्स है जिसको हम लिगेंड का फील्ड इफेक्ट बोल रहे हैं, इसकी वजह से ये जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स नॉन डीजनरेट हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। और इस स्प्लिटिंग का पूरा नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब मैं यहां तक, हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि मैं अभी एक एग्जांपल देके इसको क्लियर करता हूं। तो ये वाली लैंग्वेज वही लिखी हुई है जो मैंने अभी डिस्कस की, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप इसको पोस्ट करके रीड कर लेना। जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया उसी का ही लैंग्वेज है। मैंने क्या कहा, आपको ये तब समझ में आएगा जब हम एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ही मैंने नोमेनक्लेचर लिया था, तो मैंने 10 रूल बता दिए। किसी को भी उन 10 रूल को सुन के और वो नाम लिख सकेगा, नहीं लिख सकता है वो। फिर मैंने 8-10 नाम लिखे तो आपको एकदम तेजी से अंडरस्टैंड हो गया और आप खुद एक्साइट हो गए कि सर हमको और भी लिखने को दो, और भी लिखने को दो। तो वही वाली चीज है, मैं यहाँ अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको सीएफटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग समझाता हूं। आप इस एग्जांपल के बाद आपको सीएफटी 100% समझ में आ जाएगी। तो देखो, अब पर ये सब मेरे को एक्सप्लेन करना जरूरी था कि डी ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं, डीजनरेट क्या होता है, नॉन डीजनरेट क्या होता है, स्प्लिटिंग क्या होती है। ये हमारे पास एक डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, किसी भी सेंटर मेटल के टाइम के। और ये सिचुएशन तब है जब लिगेंड इनफाइनाइट पर है। मैंने क्या कहा, लिगेंड जैसे ही इनफाइनाइट से फाइनाइट पर आता है, लिगेंड जैसे ही इनफाइनाइट से किस पर आता है, फाइनाइट पर आता है, तो लिगेंड का, अब ध्यान से सुनते जाना, जो चीजें मैंने अभी अभी बोली है थोड़ी देर पहले और आपने सुनी है, अब वो वापस बोल रहा हूं लेकिन एग्जांपल के साथ। मैंने क्या कहा, लिगेंड ये है सेंटर मेटल केटायन का डी ऑर्बिटल, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम। अब यहां पर लिगेंड हो गया कहां पर, इनफाइनाइट पर, तो ये डी ऑर्बिटल हो गए डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स, पांचों की एनर्जी बराबर। ये यूं एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इस तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक ही लाइन पे लिखे पांचों की एनर्जी बराबर। अब लिगेंड जैसे ही फाइनाइट पर आया, देखो मैंने जो अभी बोला था, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कुछ समझ में नहीं आया, तो देखो अब समझ में आएगा। तो ये पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, बिल्कुल ध्यान से फोकस करो, जो मैंने कहा है अगर उसको समझना है तो, जो अभी पिछले 10 मिनट में बोला हूं उसको समझना है तो लिगेंड इनफाइनाइट पर, तो ये पांचों डी ऑर्बिटल डीजनरेट। अब जैसे लिगेंड थोड़ा सा पास में आया, फाइनाइट पर आया, फाइनाइट पर आते ही लिगेंड तो डी ऑर्बिटल्स पर रिपल्शन आया, और मैंने बताया रिपल्शन की वजह से एनर्जी थोड़ी बढ़ी, पहले थोड़ी बढ़ी। अब क्या हुआ, अब हुआ ये, तो लिगेंड इनफाइनाइट पर, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। अब यहां पर लिगेंड की एनर्जी देखो थोड़ी सी बढ़ा दी मैंने, सॉरी, लिगेंड जब फाइनाइट पर आ गया, ये लिगेंड आ गया फाइनाइट पर। अब एक से ज्यादा लिगेंड आएंगे। अब देखो ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन में क्या होगा, अब स्प्लिटिंग कैसे होगी, स्प्लिटिंग कैसे होगी इसको समझा रहा हूं। देखो यहां समझा रहा हूं मैं कि कैसे टूटेगा। तो ऑक्टाहेड्रल शेप बना लेते हैं पहले। तो ऑक्टाहेड्रल शेप ये है, बहुत इजी कंसेप्ट। देखो जो समझते वक्त थोड़ा सा डाउट आता है, समझते वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस जिसमें आता है, वो टॉपिक और ज्यादा इजी हो जाते हैं आगे, क्योंकि जिनमें कंसेप्ट होता है वो चीजें फिर हम भूलते नहीं है। एक बार समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन एक जैसे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाती है और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, तो उसके बाद आपको उसको याद रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप याद हो जाएगा।
अब ये देखो, जैसे ये सेंटर मेटल केटायन है, मैंने प्लस नहीं लगाया, अंडरस्टूड है, ये सेंटर मेटल केटायन है। अब जब ये सेंटर मेटल केटायन है तो इस सेंटर मेटल केटायन पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो लिगेंड, एक मिनट, यहां पर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि ये थ्योरी आयनिक अप्रोच पर बेस्ड है। तो अब ऑक्टाहेड्रल, तो मैं डैश डैश लाइन, ये डैश डैश इंटरेक्शन को बता रही है क्योंकि हम अभी आयनिक अप्रोच से कॉम्प्लेक्स को समझ रहे हैं, यानी लिगेंड और मेटल केटायन के बीच में, सेंटर मेटल केटायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, मतलब इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन और रिपल्शन है। तो ये डॉटेड लाइंस इस इंटरेक्शन को बता रही है। और अब ये लिगेंड हो गया 1, ये 2 ऑक्टाहेड्रल मैनर में। अब ये 6 लिगेंड आ रहे हैं, भाई एक थोड़ी आ रहा है, 6 आ रहे हैं अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो 6 अलग अलग डायरेक्शन से आएंगे। इसमें से हम ये वाला जो डायरेक्शन है, ध्यान दो, अब इस ये वाला, ये और ये, तो ये हम इसको मैं बोल रहा हूं जेड एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। तो प्लेन पर तो है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यहां तक क्लियर है बात? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब चालू हो रहा है। अब देखो, इसका मतलब अब लिगेंड जैसे जैसे और पास में आ गया, पहले लिगेंड सपोज करो यहां था, ये लिगेंड यहां था, ठीक है, इनफाइनाइट से आया, फिर थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ तो इस डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी। अब जब और ज्यादा क्लोज आए, बॉन्डिंग के लिए आए, एक तरह से अंदर की तरफ घुस रहे हैं, इसके अंदर ये बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, तो 6 लिगेंड ऑन द एक्सिस से आ रहे हैं। 6 लिगेंड किससे आ रहे हैं? ये ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल, ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल, यानी ये वाली बात देखो आप, ये वाला, ये ऑन द एक्सिस। अब ये वाला डी ऑर्बिटल तो यहां पर है, ये वाला डी ऑर्बिटल कहां पर होगा? तो अब देख लो, अगर अपन देखें तो आप ये देखो, ये डी ऑर्बिटल इसको यहां खिसका के यहां ले आओ, और ये जो चारों वाले होंगे वो यहां होंगे। समझ में आ गया? यानी हमारे पास एक लिगेंड यहां है, समझना बेटा, एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंड यहां है स्क्वायर प्लेनर, एक यहां है, एक यहां है, और एक यहां है, और एक यहां है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये लिगेंड हो गया, ये दोनों लिगेंड हो गए, ये हो गए, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों डायग्राम को आप ध्यान से देखो, तो ये कहां है? ये डी ऑर्बिटल। तो अगर मैं इस मेटल पर इन दोनों को बनाऊं, ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं यहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूं तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये वाला यहां, इसको यहां ले आए और इसको भी यहां ले आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको एक बात क्लियर होगी बेटा कि यहां पर जो ये 6 के 6 लिगेंड है, वो डायरेक्ट किसको परेशान कर रहे हैं, डायरेक्ट किसको रिपेल कर रहे हैं? इन दोनों को ये 6 लिगेंड डायरेक्टली परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्बिट, अब मैं ये तो देखो मैंने अलग अलग करके बनाया है, होते तो साथ में ही है ये। तो इस सेंटर मेटल केटायन पर ये पांचों है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लिगेंड किसको डायरेक्ट फेस कर रहा है? T2G को कि EG को? इन तीनों को तो T2G बोलते हैं। ये तो साइड में निकल गए, आमने सामने कौन पड़ गए? लिगेंड के सामने बिल्कुल कौन पड़ गए? ये दोनों। ये देखो, ये लिगेंड और ये dx²/² और इसी तरह से एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ है, क्योंकि अगर dz² है तो ये इधर है। तो मेरे कहने का मतलब आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ गए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो डायरेक्टली किसको परेशान कर रहा है, डायरेक्टली किसको रिपेल कर रहा है? T2G को कि EG को?
Eg को, ऑन द एक्सिस को, ऑन द एक्सिस को डायरेक्टली परेशान कर रहा है। मैं रफ डायग्राम बना के बताऊं तो ये मेटल और ये मेटल का कौन सा डी ऑर्बिटल, ये मेटल का कौन सा डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये मेटल का dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। ये मेटल का क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये तो ये हो गया हमारा y तो माइनस y, ये x तो माइनस x, ये मेटल। और इधर से अगर मैं dz स्क्वायर की बात करूं तो ये ब्लैक वाला जो है, रेड वाला, ये मेरा क्या हो गया, z एक्सेस, और ये क्या हो गया, dz स्क्वायर ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल कौन से हो गए, जिसको मैं रेड फिलिंग कर देता हूं, ये वाला ऑर्बिटल कौन से हो गए, ये वाला ऑर्बिटल ये हो गए। और लिगेंड कहां है, तो लिगेंड ये रहे, एक लिगेंड ये रहा, एक दूसरा लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में ये रहा, ठीक है। और एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे लिगेंड हो गए। ये देखो, ये वाला एल, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल के अंदर लिगेंड कहां है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड जो हैं वो डायरेक्टली ईजी ऑर्बिटल्स को, यानी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर को डायरेक्ट रिपेल कर रहे हैं। डायरेक्ट सीधा धक्का किसको पड़ रहा है, सीधा रिपल्शन फोर्स किसको पड़ रहा है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर को। यानी अगर मैं बोलूं तो ईजी ऑर्बिटल्स को, या ये बोलूं मैं ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स को, एक ही बात है। ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स। ईजी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, दो होते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो अब यहां पर जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं, ये इन पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा, ठीक है। इन पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा, किसके कंपैरिजन में, बिटवीन द एक्सिस T2G सेट के। तो रिपल्शन तो ये सारे लिगेंड मतलब किसको ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, ईजी को। और जिस पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां से क्या होता है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी रेस होने लग जाती है। लिगेंड जैसे जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पास में आने लगते हैं, जैसे जैसे पास आके प्रॉपर बॉन्डिंग में आने लगते हैं, वैसे वैसे ईजी सेट यानी dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स पर रिपल्शन भी पड़ता है और उसकी एनर्जी रेस करने लग जाती है। और हो क्या जाता है, हो ये जाता है, ये ध्यान दो बेटा, ध्यान देना। तो यहां पर ये किसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अब इन पांच में से dxy में से, dxz में से, dz स्क्वायर में से, dyz में से और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में से दो ऑर्बिटल, ये z है, ठीक है। दो ऑर्बिटल, किन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ये है dz स्क्वायर और दूसरा है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी स्प्लिट हो गया, टूट गया। पहले पांचों की एनर्जी सेम थी, अब पांचों की एनर्जी सेम नहीं रही। इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इसीलिए बढ़ गई, इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इसीलिए बढ़ गई क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड जब बॉन्डिंग करते हैं सेंट्रल मेटल केटायन के साथ, तो वो ऑन द एक्सिस ओरिएंटेशन में होते हैं, ऑन द एक्सिस डायमेंशंस पर होते हैं। इस वजह से ऑन द एक्सिस पर प्रेजेंट dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स रिपल्शन फोर्स ज्यादा फेस करते हैं, इस वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहां पर ये आ गया हमारे पास Eg, क्या आ गया, Eg सेट ऊपर चला गया। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन है, तो जितनी एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल्स की
ईजी सेट की डिक्रीज होती है उतनी की उतनी इन तीनों डी ऑर्बिटल्स, कौन से, T2g वाले, ये T2g वाले ऑर्बिटल्स, ये T2g वाले ऑर्बिटल्स, ये T2g जो कौन से हैं, जो है DXY, DXZ, DYZ, इन तीनों की एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब इनके बीच में, ठीक है, तो ये T2g तो हो गए लोअर एनर्जी और EG हो गया हायर एनर्जी, और इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप बन जाता है, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप बन जाता है, डेल्टा E लिख रहा हूं अभी मैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है। तो जब लिगेंड, तो क्या था, जब लिगेंड इनफाइनाइट पर था तो ये डीजनरेट थे, जैसे ही थोड़ा पास में आया तो इन सारे लिगेंड्स के रिपल्शन फोर्स की वजह से, पहले इन पांचों डी ऑर्बिटल्स पर रिपल्शन फोर्स आने की वजह से वो थोड़ी एनर्जी रेस कर गई इसकी, लेकिन अब जब लिगेंड और ज्यादा पास में आकर प्रॉपर बॉन्डिंग में आ जाता है, वेरी क्लोज आ जाता है, तो ये सिमेट्रिकल स्फीयर यानी सिमेट्रिकली रिपल्शन नहीं है, ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्रिकल रिपल्शन नहीं है, अनसिमेट्रिकल रिपल्शन है, मतलब ऑन द एक्सिस रिपल्शन ज्यादा है, बिटवीन द एक्सिस रिपल्शन कम है, तो ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और जितनी ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है उतनी ही बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ये पांचों ऑर्बिटल्स थे, इसमें से दो ऑर्बिटल यानी ये वाला और ये वाला, दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और तीन की कम हो जाती है, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है और ये नॉन डीजनरेट हो जाते हैं। तो इसी को ही हम फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। अब ये जो डेल्टा ई है, हम इस डेल्टा ई को डेल्टा ई नहीं बोल के डेल ओ बोलते हैं। डेल ओ है एनर्जी डिफरेंस, डेल ओ क्या है, डेल ओ है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g एंड EG ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आप देखो लिगेंड इनफाइनाइट पर डीजनरेट, थोड़ा सा पास में आया, एनर्जी बढ़ी, लेकिन अब जब और ज्यादा पास में आ रहा है तो वो सिमेट्रिकली लिगेंड पास में नहीं आ रहे, सिमेट्रिकल रिपेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स मतलब dz², dx², y², जिसको हम EG बोलते हैं, उनको ज्यादा रिपेल करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। इस वजह से T2g ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं डेल ओ। डेल ओ को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल ओ क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल ओ क्या है, डेल ओ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, किसके बीच में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच में। तो ये हमारा स्प्लिटिंग कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी मैं और एग्जांपल देता हूं, अगर किसी को और डाउट है तो अभी मैं कम से कम 3-4 एग्जांपल और लेने वाला हूं अलग अलग तरीके से। तो ये डायग्राम बना हुआ है, अभी आप इसको ध्यान से देखो, तो यही बता रखा है कि ये देखो, ये एनर्जी, ये अल्टीमेटली ये देखो, ये 5d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल इन फ्री आयन, यानी जब आयन, यहां क्या लिखा हुआ है, d ऑर्बिटल इन फ्री आयंस, मतलब पांचों d जनरेट है। जैसे लिगेंड पास में आया तो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन, ठीक है, तो ये एनर्जी बढ़ गई कुल मिला के थोड़ी सी, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। और फिर जो बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ कॉम्प्लेक्स स्फीयर बना, तो d ऑर्बिटल्स ऑन द लिगेंड, सॉरी, जो ऑन द एक्सिस वाले d ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड से ज्यादा रिपेल हुए, इस वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है वही है, और ये लिखा हुआ है डेल ओ। डेल ओ क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। या ये जीरो नहीं है बेटा, ये जो है वो जीरो नहीं है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ये ओ है, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल। जब टेट्राहेड्रल लिखूंगा तो मैं ओ,
जब मैं टेट्राहेड्रल की बात करूंगा तो टी करूंगा मैं, जब टेट्राहेड्रल की बात करूंगा तो मैं टी लिखूंगा। ठीक है, अब यहां पर अभी ये कंफ्यूज मत करो, 0.6 डे लो और -0.4 डे लो क्या है, इसको मैं आगे वाली क्लास में डिस्कस करूंगा, पर मैंने ना अभी इस क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को भी डिस्कस करूंगा, और फिर हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आज वाली क्लास अभी यही ओवर करता हूं, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट अभी 2 क्लास और चलेगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो नेक्स्ट क्लास में आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं अलग अलग एग्जांपल लेऊंगा, अलग जैसे K4Fe(CN6), TiS2O होल 6, ठीक है, CuNH3 होल 4, तो अलग अलग एग्जांपल लेके और फिर उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अप्लाई करूंगा ना, तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास को अच्छे से देखना, आपको सब समझ में आएगा।